Hi guys, welcome to Olive Board. My name is Lakshmi and I'm here to discuss a very important thing, that is ESI को कैसे टारगेट किया जाए फॉर योर फेज 2 ऑफ RBI। तो इसके लिए मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है, वो ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे आपकी ESI डिस्क्रिप्टिव में, मैंने सब कुछ इसमें कंपाइल कर दिया है। वील जस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ व्हाट इज देयर इन दिस वेरी सेशन। इट विल हेल्प यू रियली इन योर ESI स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, और ये भी जानने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। सो द फर्स्ट थिंग, ESI का पेपर का अगर पैटर्न बोलूं तो ESI का पेपर जो है आपका RBI के फीस 2 में, इट कम्स फॉर 100 मार्क्स टोटल, out of which 50% paper is of objective, 50% paper is of descriptive, 50 marks objective, 50 marks descriptive. Objective के लिए अगर मैं बोलूं, duration is 30 minutes and for descriptive duration is 90 minutes. In your descriptive part, 6 questions are there, out of which 4 are to be attempted. In 4 में से 2 questions are of 10 marks each and 2 questions are of 15 marks each. So that is how you get 90 marks. And in your 30 minutes duration, you have to solve 2 marker 20 question and 1 marker 10 question. That is how 50 marks questions are there. If I tell you, in total 120 minutes you have to attempt this ESI paper. Now let's discuss ESI के पेपर से कौन कौन से चैप्टर में, मैंने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट तो पहले भी कर रखा है आपके लिए, बट कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, लेट्स डिस्कस दैट। तो गाइज ये पूरा RBI जब से एग्जाम लेना शुरू किया है, मैंने तब से लेकर अब तक किए हैं। तो जहाँ पे RBI का क्वेश्चन अभी रिसेंटली 3 सालों में आया है, वहाँ पे मैंने इस तरह से पहले ही मार्क कर दिया है। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? यू कैन यूज दिस डेटा एंड ऑल इन 2 वेज। सबसे पहले ये देखने के लिए कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि RBI का फोकस किस तरह के क्वेश्चंस पे रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बोलूँ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जो आपका पहला चैप्टर है जिसमें हम GDP GNP के बारे में बात करते हैं, वहां से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था एक बार ही। तो इट वाज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब गाइज आप क्या कर सकते हो इसके लिए, ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इनको प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका ESI का स्टैटिक पोर्शन एक बार खत्म हो चुका है, या लेट सपोज आपका मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ टॉपिक खत्म हो चुका है, सिंपली डू वन थिंग, इसको प्रैक्टिस कर लो। कोशिश करो कि जैसे अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दैट सिंपली मीन्स 400 वर्ड्स वर टू बी अटेम्प्टेड, लिख लो 400 वर्ड्स, सिंपल टाइप कर लो, लिखो मत। Explain the aspects of your economic development, again important. Examine the role of infrastructure in economic development. See, these were the questions that were asked. अगर इसके बाद मैं बताऊं आपके मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ से GDP, GNP, NDP, NNP, इन सब से क्वेश्चन आए थे, यस डेफिनेटली आए थे। बट इन सब ये जो आपके एग्रीगेट्स ऑफ योर नेशनल इनकम है, ये इन सब से जो क्वेश्चन आए थे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए थे। इट वॉज मोर और लेस आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव पार्ट। बट अगर मैं बोलूँ लास्ट 1-2 सालों में स्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट क्या बिल्कुल नहीं आ सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी नहीं आया है, बट बाउंसर कभी भी आ सकता है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बाउंसर एज वेल। तो इसलिए स्टैटिक पोर्शन भी उतना ही प्रिपेयर करके चलना। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं, विच इज योर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे तो भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। एंड इनफैक्ट प्रीवियस ईयर, मतलब अभी रिसेंट में भी 21, 22, 2023 में भी देयर वर क्वेश्चंस। जैसे 2021 में इट आस्क्ड दैट इंडियाज कंसर्न with poverty elevation has mostly remained a rhetorical level. So अब poverty elevation अगर किसी को पता ही नहीं कि होता क्या है, he will not be able to write. But definitely ये इस तरह के क्वेश्चंस देखो, पहले प्रीवियस में अगर मैं क्वेश्चन देखो तो India's concern with poverty elevation, again examine the impact of India's economic reforms on unemployment and poverty. तो क्वेश्चंस मोर और लेस सिमिलर तरीके से आ रहे हैं, बस क्वेश्चंस का फ्रेम करने का तरीका बस बदला है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट। ये कुछ 10-12 क्वेश्चंस है ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया है, ट्राई करो ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके अटेम्प्ट कर लो एंड गेट योर आंसर्स इवेल्युएटेड।
You can get yourself answers evaluated either by me or by anyone you feel that person is good enough to check your answers. आप जाओ उससे और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करा लो, क्योंकि इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इवैल्यूएट कराने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो उसने इवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी रिकमेंडेशन दी है उसको यूज़ करके अपने आगे आने वाले आंसर्स में इंप्रूव करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये एक बार इसको देखना कि जैसे दे आस्क यू अबाउट मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ये कुछ नहीं है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इंडेक्स भी है, सो वी नो व्हाट इज दिस MPI। ओके, in 2023 it asked about 3 government schemes related to poverty alleviation and employment generation। See, very simple। मैंने कितनी बार बोला है, जब हम स्कीम्स पढ़ते हैं तो स्कीम्स को कोलैबोरेट कर लो कि कौन सी स्कीम्स जो है आपके सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, कौन सी स्कीम स्पेसिफिकली एल्डरली पॉपुलेशन से रिलेटेड है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से ये क्वेश्चन आया है उस तरह से और भी इस सिमिलर क्वेश्चंस आए कि जैसे अभी हमने रिसेंट में YT में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के बारे में बात करी, उसमें बहुत सारी स्कीम्स PIB में गिवन थी। तो उस बेसिस पे आप कम से कम पाँच छः स्कीम्स इस तरह से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि हो सकता है ये 15 मार्कर क्वेश्चन था, कि हो सकता है कि आपको एक फुल लेंथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को आए तो आपके पास थोड़ा सा मैटर हो लिखने के लिए। मूविंग अहेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। अगेन वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बट यही जब आप थोड़ा 21-23 में आ जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करंट और स्टैटिक दोनों एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेयर दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट करंट पार्ट एंड द स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे कि क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट ऑफ इंडिया in the light of socio-economic development and health factors 2023 में in the light of report of currency and finance related released by your RBI explain macroeconomic effect of climate change, 3 landmark global collaborations on climate change, very very important। in fact ये currency and finance related जो है, ये जब आप RBI का सिलेबस पढ़ोगे ना, उसमें जो नीचे लिखा होता है ना रिकमेंडेड रिपोर्ट्स या रिकमेंडेड बुक्स, उसके अंदर उन्होंने ये रिकमेंडेशन में दे रखी थी रिपोर्ट, और वहीं से क्वेश्चन उठ के आया डायरेक्टली। तो इसीलिए आप कोशिश करो, देखो वैसे तो ये आ चुका है, अब आप कहोगे दोबारा वही थोड़ी आएगा, पर हमने देखा ना अभी कि क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उसी थीम पे आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत वो डायरेक्शन या आप कह रहे कि मतलब वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं। तो एक काम करो, ये सारे आंसर एक बार पढ़ लिए हो तो अटेम्प्ट जरूर करो। नेक्स्ट थिंग, economic history of India year 2022, what is meant by your economic reforms, explain all types of reforms in economic policy, tax reform थे, टैक्स रिफॉर्म्स जो किए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, जो भी जितने भी रिफॉर्म्स किए हमने क्लास में देखे भी हैं, तो आप ट्राई एंड अटेम्प्ट इट नाउ। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर का उन्होंने एक जगह समरी पूछ ली है सारी, और ये 2022 से पहले इस चैप्टर से कभी कुछ नहीं आया, तो सी 2022 में अचानक से आ गया। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कुछ छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ अ सडन अगर कुछ भी आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट, अच्छे से लिख नहीं पाए, देन इट विल बी अ सीरियस लॉस। क्योंकि आफ्टर ऑल अटेम्प्ट तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, and you should have a better understanding of each of those questions, क्योंकि जो competition है that is too much। moving ahead, इंटरनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के, अगर मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, सॉरी, देन दे हैव आस्क्ड ट्वाइस अबाउट WTO। WTO remains an important organization with respect to your RBI, ट्रेड के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने WTO के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछे, इनफैक्ट 2021 में भी देयर वाज अ क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन एज वेल फ्रॉम WTO ओनली। तो WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं RBI के लिए। नॉट ओनली इन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट तो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी इट आस्क्ड, और काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। वी हैव डिस्कस दिस इन दी रेगुलर PIB सेशंस दैट वी डू। नेक्स्ट थिंग, monetary policy reforms of 1991, if I talk about this reform, तो इन्फ्लेशन एंड उस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि
monetary policy is not a panacea. How can it discover your economic growth? Next thing, write a short note on current monetary policy framework in India. Again, financial resilience is essential, and again they asked you about a financial stability report. तो गाइज इससे साफ पता चलता है एग्जामिनर चाह क्या रहा है. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट हो गई, एफएसआर की रिपोर्ट होगी, तो इंपॉर्टेंट है, हमें पता भी है. बट अगर आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड मेंशन ब्रीफ 8 मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. बट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ तभी है जब आपने पहले से प्रैक्टिस की हो. एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप सोचो और फिर टाइप करो, क्योंकि एग्जाम में आपको पहले से कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्डर आंसर्स, कुछ मॉडल आंसर्स अपने दिमाग में रख के जाने होंगे, और वो तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे. यू आर राइटिंग इट अगेन एंड अगेन. अगर मैं स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूँ ना, ये डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अपना समय एग्जाम के टाइम पे बचा सकते हैं अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं. इफ यू नो what have to be written in certain kind of questions, because जब आपने यहाँ देखा मॉनेटरी पॉलिसी, तो यार अब मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के अंदर आता क्या क्या, ये तो हमें पहले से पता है ना. सो वी शुड नॉट वेट कि हम एग्जाम में जाके सोच के लिख लेंगे, नहीं हो पाएगा. तो कोशिश क्या करनी है, जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है जिसमें बहुत एनालिसिस नहीं है, जिसमें वॉट एवर यू हैव लर्न यू हैव टू जस्ट टाइप, तो ये क्वेश्चंस हम पहले से प्रिपेयर करके जाए, ताकि यहाँ पे एटलीस्ट आउट ऑफ 10 वी आर एमिंग कि एटलीस्ट 8 नंबर तो हमें एग्जामिनर खुद से आगे दे दे. तो अभी क्या करेंगे, हम मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के जो रिकमेंडेशंस होती है उसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसको टाइप करो, देखो कि व्हाट ऑल यू कैन रिमेंबर. नेक्स्ट थिंग, अब जैसे हमें पता चला इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये हम पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले से ही प्रिपेयर करो. एग्जाम के टाइम पे सोचना और टाइप करना, इट कैन बिकम टफ, इसलिए कुछ चीज़ों के लिए प्रिपरेशन पहले से ही की जाती है. नेक्स्ट थिंग, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट चैप्टर फॉर यू ऑल. Discuss the major changes in foreign exchange rate policy in India. It was a pretty old question, but I am telling you, इस तरह का क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, because foreign exchange and all these things remain in news. currency convertibility से related questions practice करके जाना. और अगर कोई नया क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है तो सबसे पहले यही कर लो, इसी से काफ़ी सारी चीज़ें इट विल क्लियर. इसके अलावा अगर मैं बोलूँ फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अर्लियर. पब्लिक डेट, बजट, बजट से तो आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, फेज 1 में भी आते हैं, फेज 2 में भी आते हैं. Discuss in detail about the trends of tax to debt ratio, tax to GDP ratio. What is stagnant? Also suggest measures to increase it. Again important, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो से रिलेटेड आर्टिकल्स देयर हैव बीन इन न्यूज़ क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन द रिसेंट ईयर्स. सो देयरफॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू टैक्स जीडीपी रेशियो कैन बी आस्क्ड अगेन इन योर आरबीआई. सो देयरफॉर क्या करो, इसको अटेम्प्ट करो, और जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा गूगल कर लेना. सॉरी गाइज, कि अभी रिसेंट में टैक्स टू जीडीपी रेशियो से रिलेटेड अगर कोई नया आर्टिकल आया है जहां गवर्नमेंट कोई डेटा है वेयर इट इज टेलिंग कि टैक्स और जीडीपी का रेशियो क्या है, या फिर कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिसने कुछ क्रिटिसिज्म लिखा है either against the government or either against the global level कि why this our tax to GDP ratio बाकी कंट्री से कम क्यों है, या whatever the cases. तो इसके लिए यू हैव टू गूगल इट, एंड बिलीव मी, इस तरह के टॉपिक्स को अगर आप पहले से गूगल करके रखोगे, या फिर अब आपको पता है कि टैक्स टू जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, तो अब जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में जैसे ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो आएगा, आपको लगेगा ये टॉपिक आपके आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो यू विल डेफिनेटली प्रिपेयर इट. नेक्स्ट थिंग, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, व्हाट इज रीजनल इंटीग्रेशन. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये बहुत पुराने क्वेश्चन. अगर मैं बोलूँ ना बहुत सिंपल, ये क्या होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत पहले आया करते थे इन 2013, 12, 13 इस तरह के टाइम पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे. अब नहीं आते हैं.
बट सर्टेनली देयर इज नो हार्म इन प्रिपेयरिंग सच क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज नहीं आता बट इसका कुछ पोर्शन आप आने वाले एग्जाम में यूज कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. नाउ इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी. सो in 2023 there was a question on this, but I would not say कि एक static question था. It was much of a dynamic question where it was asking कि startup entrepreneurs क्या problems face करते हैं in tier 2 tier 3 cities. So again it's a very current based question. इसको कैसे attempt कर सकते हो? वैसे तो इसको आप normal अगर static पढ़ा होगा तो भी attempt कर लोगे, बट अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, अगर आप न्यूज़पेपर से थोड़ा सा भी टच में रहते हो, तो आपको यू कैन राइट बेटर आंसर, क्योंकि आप करंट बेस्ड उसमें डेटा इनकॉर्पोरेट कर पाओगे. दूसरी चीज़, अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा, तो अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जैसे ही आपको कोई भी स्टार्टअप बेस्ड गवर्नमेंट का कोई आर्टिकल है या कोई भी एक्सप्लेन सेक्शन में या कहीं पे भी कभी आएगा, तो आपका एकदम ध्यान ज़रूर जाएगा वहाँ पे. सो ऑल दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की जो एक्सरसाइज होती है, दिस हेल्प्स इन दैट थिंग ऑल्सो, कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए. सो दैट इज देयर. नेक्स्ट थिंग, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर. इससे फिलहाल के लिए आरबीआई ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. एग्रीकल्चर से 2 नाबार्ड में भर के क्वेश्चंस रहे हैं, बट अगर मैं बोलूँ एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से ईएसआई में कोई क्वेश्चन आरबीआई में नहीं पूछा है. बट ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, लास्ट 2 सालों से नहीं आ रहे हैं. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, नहीं आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि आएंगे भी नहीं, हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए. सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Now export import policy, where they asked about special economic zones, where they asked about free trade policy, where they also asked about what is this rapidly growing export having its effect on Indian economy. अब हमारी export led economy is what we are focusing on, है ना. Every now and then newspaper में there comes this article where government is emphasizing export कैसे बढ़ाएं, PLI स्कीम, ये सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए. इसीलिए सबसे पहले एक काम करना, इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद ये सोचना कि आगे आने वाले, जैसे आप न्यूज़पेपर, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी न्यूज़पेपर, तो अगर उसमें कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड गवर्नमेंट कोई भी बात करती है, कोई नया बिल लेकर आती है, देन डू कंसिडर इट एंड उसको अच्छे से पढ़ लेना. जैसे पीएम गति शक्ति और ये सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के क्या समझ में आया, जो करंट न्यूज़ में चल रहा है ना, जो अभी रिसेंट पास्ट में न्यूज़ में आ रहा है, पेपर एग्जामिनर उसी तरह से सेट कर रहा है. गॉन आर दोज डेज जब एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा था. रिसेंट में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है. हाँ, उन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का ऐसा आता है जो प्योरली स्टैटिक है. एमपीसी के इंस्ट्रूमेंट बता दो, 3 स्कीम बता दो एंड पॉवर्टी एलिवेशन वाली, तो वो ज़रूर आती है. बट स्टिल आपको अगर पूरा पेपर में यू वांट टू हैव दैट एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा टैप रखो. नेक्स्ट थिंग, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, एज सच कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं रहा. पब्लिक फाइनेंस अगेन कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं रहा, बट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस वर देयर अर्लियर एंड इन फैक्ट रिसेंट पास्ट में भी क्वेश्चन रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में रहे हैं. सॉरी गाइस. नाउ लास्ट की 2 स्लाइड्स सिर्फ सोशियोलॉजी, जो आपका सोसाइटी वाला पार्ट है, सोशल इश्यूज, उससे रिलेटेड है. तो सोशल इश्यूज में आपका पहला टॉपिक है मल्टीकल्चरलिज्म. क्वेश्चन आए हैं वेयर इट आस्क्ड अबाउट किस तरह से रिलीजन हैज एन इम्पैक्ट, ऑल्सो इट आस्क्ड अबाउट सेक्युलरिज्म एंड ऑल. तो अब पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है एंड हाउ यू कैन अटेम्प्ट इट. एंड गाइज थोड़ा सा पेपर का पैटर्न आपको चेंज यहाँ इससे भी लगेगा, क्योंकि जब ये टॉपिक्स आ रहे थे उस टाइम पे सोशल इश्यूज में, सोशल इशू के साथ यहाँ पे पॉलिटी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. तो इसलिए सर्टेनली सोशल और पॉलिटिकल एंगल को मिला के सर्टेन क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड. तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराना मत, क्योंकि अब पॉलिटी आपके सिलेबस में नहीं है. आरबीआई के तो नहीं है, नाबार्ड के अभी भी है, बट आरबीआई के नहीं है. तो पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स, कोर आर्टिकल्स नहीं पूछेगा अनलेस एंड अनटिल वो न्यूज़ में है. करंट अफेयर में है तो फिर बात अलग है, तो फेज 1 में आ सकते हैं, बट यहाँ पे देयर इज नो नीड टू हैव दैट.
नेक्स्ट थिंग इज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स. डेमोग्राफिक ट्रेंड से रिलेटेड very recently in 2021 there was a question, role of demography in India's economic transition. और क्यों नहीं पूछेगा, इंडिया के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एंड यू नो हमारी जो मिनिमम एज, द एवरेज एज इज आल्सो नियर अबाउट 28 29. तो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन इट कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट थिंग, सोशल जस्टिस. अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूं, क्वेश्चन कहाँ से आया है, वही SC/ST की रिजर्वेशन से. कास्ट फैक्टर से रिलेटेड, यू नो अगेन कास्ट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स उस समय आता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया सोशल सोसाइटी और पॉलिटी का, पहले पॉलिटी भी आपके सिलेबस में हुआ करती थी, बट स्टिल यू नो इफ यू ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस आंसर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि हमारे रोज जो वॉट एवर वी एक्सपीरियंस डेली, हम जिस तरह से अपने डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं, डिनर टेबल पे बात कर रहे हैं, या यू नो न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से भी बना लेते हैं. वो पर्सपेक्टिव को लिखना, एंड वन थिंग वेरी यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट, हमें कोई एक साइड नहीं लेनी है. वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड आंसर दैट शुड नॉट हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी मस्ट. तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली आंसर लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सोशल इशूज वाला पार्ट. एंड ऑल्सो आंसर ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक दे के जाए कि हाँ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट एंड यू नो वी हैव टू डू सर्टेन मोर थिंग्स. अर्बनाइजेशन माइग्रेशन भर भर के क्वेश्चन आए थे in your 22 23 1 question each were being asked. Urbanization से जैसे और caste gender discrimination, you know how urbanization has impacted that. 2023 better migration policies are what is the world looking for, and question specifically इसलिए आया था because World Development Report 2023 highlighted this issue. That simply means अब question जो है static के साथ करंट से मिल के पूछ रहा है. अब क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी टैकल कर सकते हो जब यू नो एग्जाम से पहले 6 मंथ्स में आई हुई रिपोर्ट्स को अच्छे से टैकल करो. जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल दूं, अभी कल परसों ही हमारी LPI की रिपोर्ट आई है ना, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करी. अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए. क्यों? क्योंकि आपके सर्विस सेक्टर या फिर यू नो लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरा बताती है, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यू नो हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग इट, कस्टम क्लियरेंसेस, सब कुछ बताती है. तो अब इस रिपोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, इंडिया का क्या स्टैंड है, व्हाट इज इंडिया डूइंग, LPI वो ना यू नो लीड्स इंडेक्स, चलो थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इंडिया क्या कर रहा है, PM गति शक्ति क्या है, यूलिप क्या है. अगर आप ये सब कुछ एक जगह पे पढ़ के लिख लोगे इट विल श्योरली हेल्प यू, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन वहीं से आ जाए. क्योंकि हमने देखा है लास्ट 2-3 सालों में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट रिपोर्ट से. ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव भी. देखो डिस्क्रिप्टिव में पूछा उसने, और डिस्क्रिप्टिव में पिछले साल दोबारा से वो रिपोर्ट पूछी थी फाइनेंसेस और करेंसी वाली. तो आपको अब यहाँ से एक डायरेक्शन मिल रही है दैट यू नो हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग. खाली स्टैटिक पढ़ के भी काम नहीं होगा और खाली करंट पढ़ के भी काम नहीं होगा. दोनों को मिला के यू नो डिस्क्रिप्टिव आंसर तभी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं. मूविंग अहेड, जेंडर इशू. जेंडर इशूज वर बीइंग आस्क्ड. क्यों? क्योंकि UNDP की अगेन एक रिपोर्ट आई थी. देखो UNDP जेंडर इक्वालिटी स्ट्रैटेजी 22-25, फिर से रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है. और ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? मेयरली यू नो बिटवीन दीज 6 मंथ्स ओनली. तो एग्जाम्स आने से 6 महीने पहले की रिपोर्ट्स अच्छे से स्टडी कर लेना. इन ये जब रिपोर्ट्स दी जाती है तो इनके एंड में रिकमेंडेशन का कॉलम अलग से होता है, एंड दैट इज व्हाट आई इनकॉर्पोरेट इन योर यू नो डेली PIB सेशंस. तो अगर आप खाली वो सेशन भी देख रहे हो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज आंसर. अब सब कुछ पढ़ पाना, सब कुछ लर्न कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आपने एक बार कहीं रिकमेंडेशन सुनी होगी देन एटलीस्ट उस यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ आंसर्स एंड यू नो फेयरली वेल आप जस्टिफाई कर पाओगे उन आंसर्स को. नेक्स्ट थिंग, दिस इज ऑल अबाउट योर सोशल इश्यूज वाला पार्ट. गाइस सोशल इशू के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स है उनकी रिकमेंडेशंस है ये आपको एक जगह अलग से करके रखनी पड़ेंगी. क्योंकि अगर आप अलग से नहीं रखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट. नाउ ये मैंने पूरे सिलेबस को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है, रफली 20 चैप्टर्स आर देयर. अब आपको करना क्या है, जब भी आप मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ो डेफिनेटली वो जो क्वेश्चंस है उन्हें तो अटेम्प्ट कर ही लो. साथ में एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे ना ज्यादातर क्वेश्चन अभी रिसेंट पास्ट में ऑब्जेक्टिव के तरीके से पूछे गए थे. सो इसको ऑब्जेक्टिवली काफी ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसको सॉल्व करना. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव की बहुत ज्यादा.
पॉवर्टी एलिवेशन, या गलती हो गई, ऑब्जेक्टिव नहीं, इसको सब्जेक्टिव कर लेना। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इट इज़ बट ऑब्वियस पॉवर्टी एलिवेशन जैसे हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पोर्शन आना इतना वो नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट आई हो तो बात अलग है। इनफैक्ट रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस भी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे MPI ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके अंदर हाउ इंडिया मेजर्स पॉवर्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो डू प्रिपेयर दैट एज वेल। नेक्स्ट थिंग, sustainable development, environmental issues, objective subjective both questions can be asked. Economic history of India, again objective question have been asked, but यहाँ पे भी if at all you can add subjective questions. हमने देखा था लास्ट एक पूछा है। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दिस कैन बी आस्क्ड आइदर इन ऑब्जेक्टिव आइदर इन सब्जेक्टिव। हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी सीधा उसने 8 इंस्ट्रूमेंट्स ही पूछ लिए, तो सर्टेनली हॉकिश स्टैंस, डविश स्टैंस, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो ऑब्जेक्टिव में। Now opening up of Indian economy या फिर आपका balance of payment crisis, subjective questions can be asked and it has been asked in previous years as well. International economic institutions से back we have seen 2 questions from WTO. Similar questions can be asked from your World Bank, from your IMF, as I have already highlighted. तो इसको prepare कर लेना। अच्छा, किस तरह से prepare करो, तो recent अब जो ये 6 मंथ्स हैं, इस साइकिल में अगर WTO न्यूज़ में रहा, वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट दी वो न्यूज़ में रही, तो उनको प्रिपेयर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देखो ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ये इंपॉर्टेंट है और इंडिया का यहाँ पे स्टैंस भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा अगर हम और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या फिर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखें तो आपके जैसे G20 नेशंस हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, अभी डेवोस में जो वॉट एवर हैपेंड, तो इंडिया का क्या स्टैंड था, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंपल ये भी पूछ लेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में व्हाट इंडिया हैज़ डन, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम कोई भी 4-5 इनिशिएटिव विच वॉज इंडिया लेड, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अगर मैं एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर के बारे में बात करूं, हालांकि कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर आएगा तो सब्जेक्टिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा क्योंकि बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी बचता है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वो तो आई होप वी ऑल नो कि गवर्नमेंट स्कीम्स तो इंपॉर्टेंट सारी ही हैं। बट अगर मैं स्टैटिक पोर्शन की बात करूँ तो अगर आ सकता है तो डेफिनेटली पर आएगा सब्जेक्टिव में। इनफैक्ट अगर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोलूँ ना कि एग्रीकल्चर से जो एंटिसिपेटेड है आने के, इट इज़ MSP रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़ में भी रहता है, तो आ सकता है। सर्विस सेक्टर, देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, again objective subjective both questions can be asked. Indian money and financial markets, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया नहीं है, ऑब्जेक्टिवली इसको प्रिपेयर कर लेना। बट अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर से मैक्सिमम पोर्शन जहाँ आ सकता है ना, वो आपका फाइनेंस पार्ट में है। ये चैप्टर अगर स्पेसिफिकली पूछना भी होगा यहाँ से कोई क्वेश्चन, तो फाइनेंस के पार्ट में पूछेगा, ESI में नहीं पूछेगा। पब्लिक फाइनेंस, बजट, ऑल दैट, अगेन ऑब्जेक्टिव पोर्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट डेफिनेटली बजट के, इंटरिम बजट के अभी तो बोलूँ तो जितने भी हाईलाइट्स है, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता है बहुत सिंपल क्वेश्चंस अगर उसको बनाना होगा तो ये भी पूछ लेगा, कोई भी 3 इनिशिएटिव बता दो जो बजट ने इस बार लॉन्च किए, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग, मल्टीकल्चरलिज्म, ये तो सारे आपके सोशल इश्यूज के टॉपिक है, एंड आई बिलीव कि सोशल इश्यूज में तो ऑब्जेक्टिव कुछ बन ही नहीं सकता, बनेगा भी तो करंट अफेयर होगा, कोई रिपोर्ट होगी इसलिए वो पूछा जाएगा, बट वरना आप इन सारे ही टॉपिक्स को, सोशल इश्यूज वाले को डेफिनेटली सब्जेक्टिव पोर्शन से ही, सब्जेक्टिव के उसमें ही यूज करना, प्रिपेयर करना। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट फॉर दिस पोर्शन इज प्रैक्टिस। फॉर सोशल इश्यूज पोर्शन हम सबको सब कुछ पता है, हम सोशल इशू से रिलेटेड सारी बातें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली, बट वन प्रॉब्लम दैट वी ऑल हैव इज स्ट्रक्चर। आंसर का स्ट्रक्चर इन स्पेसिफिकली और सोशल इश्यूज टॉपिक विल रिमेन मिसिंग इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड राइटिंग आंसर बिफोर हैंड, बिकॉज सोशल इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ESI का। ऑल्सो सोशल इशू काफ़ी ईजी पार्ट है आपकी ESI का। आई रिकमेंड यू ऑल आंसर्स लिखने शुरू कर दो। स्टार्ट कहाँ से करो, PYQ से ही स्टार्ट करो, गेट देम एवैल्यूएटेड। कोई प्रॉब्लम हो देन डेफिनेटली यू कैन आस्क अस।
That's all from my side. I hope you like these type of sessions. Now, if you want that I should be taking up, these questions in depth, then also I am ready. You can just comment down in the comment section below. इसके अलावा, if you want, a series of previous year questions where objective questions should be practiced, we can also discuss that. That's all from my side. Thank you and have a nice day.